नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका इस चैनल पर। एग्जिट पोल के नतीजे कल आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। वैसे ही है जैसे हमने सोचे थे, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी खबरें आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र से कई सारी खबरें आई हैं, दूसरी जगहों से खबरें आई हैं, उन खबरों पर बात करूंगा। लेकिन कल हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत तो एक बात थी, लेकिन कांग्रेस की जीत के अलावा एक और फैक्टर था कि जेजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रही है, वो जीरो पर पहुंच गई। पिछली बार जेजेपी ने समर्थन नहीं दिया होता तो खट्टर साहब की सरकार नहीं बनती, लेकिन अब जेजेपी जीरो पर पहुंच गई, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और वहां के पत्रकारों का यह कहना है कि शायद जेजेपी की कहीं जमानत भी नहीं बचे। इससे एक बात बहुत साफ तय होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी में तब्दील होती जा रही है जिसके साथ जो भी मिलेगा, जिसको जो भी सहयोग करेगा, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे महबूबा मुफ्ती की पार्टी एक समय बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि 6 से 10 सीट के बीच में वो सिमट जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी। उधर उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब हैं, सीधा समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन बाहर से समर्थन देते रहे लगातार। उनके एमपी जो थे वो लोकसभा में जो भी प्रस्ताव आते, भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकर आती, उसके समर्थन में वोट देते रहे। खत्म हो गए नवीन पटनायक जी, अपनी भी एक सीट हार गए जो किसी ने सोचा नहीं था। आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहां भी रेड्डी साहब लगातार समर्थन देते रहे। अब हालत यह हो गई कि लड्डू के बवाल में उनको ही फंसा दिया गया। आप जोड़ते चले जाइए, पंजाब में अकाली दल को देख लीजिए, आप जोड़ते चले जाइए। जिसने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है वो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। शिंदे साहब पर चलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, आप जानते हैं शिवसेना तोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी और टूटी हुई एमसीपी की सहायता से। कल नरेंद्र मोदी भी वहां पर थे, राहुल गांधी भी वहां पर थे, दोनों की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले खबर यह कि उनको 1.6 करोड़ 1.6 करोड़ का नोटिस मिला है, बिल मिला है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से। अब हुआ क्या था कि शिंदे साहब गए थे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन था दावोस में, और वहां पर ठहरने गए थे। अब सस्ते होटल में तो ठहरे नहीं होंगे 3-4 दिन में। ये 1.6 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली 1.58 करोड़ रुपीस का उन्होंने बिल बना दिया और चले आए बिल का पेमेंट किए बिना। उनको लगा कि जो दावोस के जो आयोजक हैं वो बिल पे करेंगे, लेकिन अब उनके पास ये बिल पहुंचा है 1.58 करोड़ का। तो जो शानदार होटल में और वो बाकी सारा कुछ जो ठहर कर आए हैं, उससे महाराष्ट्र को कोई फायदा हो ना हो, लेकिन ये 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपया महाराष्ट्र की जो तिजोरी है उससे जाएगा, जिसको शिंदे साहब पहले ही खाली कर चुके हैं। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में उनकी जबरदस्त किरकिरी हो रही है और लोगों के यह समझ में आ रहा है कि याशी पर किस तरह से पैसा खर्च किया गया। अब कल वहां पर ये दोनों लोग थे। उसके पहले एक और घटना हो गई 4 अक्टूबर को। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवल साहब। नरहरि झिरवल आदिवासी हैं और वो विधानसभा की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, उन्होंने कूद गए वहां से, और वो तो जाल वगैरह लगा हुआ है इस वजह से बच गए। लेकिन इससे यह किरकिरी हो रही है कि शिंदे की पार्टी की जो झिरवल हैं आखिर किस बात पर नाराज हैं, और वो आदिवासी नेता हैं, चुनाव आने वाला है। कांग्रेस वैसे ही संविधान की बात करके दलित आदिवासियों पर लगातार एक सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी को आप वोट देकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। उसमें उनके अपने आदिवासी डिप्टी स्पीकर का इस तरह से बर्ताव है, वो सवाल खड़ा कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि झिरवल साहब कई दिनों से मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल पाए तो उन्होंने यह कदम उठाया। अब शिंदे साहब जो आरोप लगाते थे ठाकरे साहब पर कि वो लोगों से मिलते नहीं थे, और अब उनका अपना डिप्टी स्पीकर वो नहीं मिल पाए इसलिए छलांग लगा देता है छत से। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी कल गए हुए थे महाराष्ट्र में, पुणे में। बताया जाता है कि वहां पर मेट्रो का 6वीं बार उद्घाटन कर रहे हैं सुप्रिया सुले जी ने। उनका पिछली बार उनका कार्यक्रम रद्द हुआ था बारिश की वजह से, तो सुप्रिया सुले जी ने सवाल उठाया था कि आप 5 बार पहले ही जिस मेट्रो का उद्घाटन कर चुके हैं, 6वीं बार उसका उद्घाटन करने क्यों आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो हर बोगी का उद्घाटन कर सकते हैं, हर रेलवे स्टेशन जो बनता है, मेट्रो स्टेशन जो बनता है उसका उद्घाटन कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वहां गए तो अपनी पुरानी राग अलापनी शुरू कर दी। एक बात कही कि नशे के चक्कर में धकेलना चाहती है कांग्रेस देश के युवाओं को। देश क्या कांग्रेस चला रही है?
दिल्ली में जो घटना हुई, जो बंदा पकड़ा गया, उसके बारे में साफ साफ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है, पुरुषोत्तम रूपाला के साथ फोटो है, हर्षवर्धन के साथ फोटो है, और भी लोगों के साथ फोटो है। वो लेटर भी सामने आ गया है जिसमें उसको 2022 में पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहा है, उनके साथ फोटो खिंचा रहा है। कांग्रेस पे आरोप किस बात का लगा रहे हैं? दूसरी बात, मुद्रा एयरपोर्ट जो आपके गुजरात में है, जहां डबल इंजन की सरकार बरसों से काम कर रही है, वहां लगातार हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। और वो पोर्ट देखते हैं, उस पोर्ट की जिम्मेदारी आपने दी है, बल्कि मालिकाना आपने दिया है अपने मित्र अडानी को। अडानी के पोर्ट से लगातार लगातार ड्रग्स मिल रही हैं और आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर। देश को बताएंगे कि आखिर ये ड्रग्स जो मिल रही है वो कौन भेज रहा है, किसके पास आ रही हैं? जाहिर है आप नहीं बताएंगे, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री की जो भाषा है, वो जो प्रधानमंत्री का एक चेहरा है, उस पर वो रौनक नहीं दिखाई देती जो पहले दिखाई देती थी। महाराष्ट्र चुनाव के बारे में ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी महायुद्ध के लिए कोई खास चांसेस नहीं है। तो मोदी जी ने योगी जी के स्टाइल में कहा, योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले यह भाषण दिया था, वही भाषण दोहराया कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बांट तो आप रहे हो सर, कपड़ा देखकर जो लोगों को पहचान जाते हो, वो तो बांटना ही होता है। देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटना, देश को लगातार लगातार बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हो। अमेरिका जो आपका दोस्त है, वहां से जो रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि आप बांट रहे हो, और हमें तो उस रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ और आपके जो भाषण हैं वो मिला दिए जाएं तो मालूम हो जाएगा कि इस देश में बांटने का खेल कैसे चल रहा है। आपको याद होगा, एक संस्था ने बहुत साफ साफ नरेंद्र मोदी जी के चुनाव से पहले दिए भाषण में सारे के सारे खंगाले थे और यह पाया था कि उसमें कितनी बार बांटने वाली बात, कितनी बार एंटी मुस्लिम बात कही गई है। दरअसल ये नैरेटिव चल नहीं रहा है। हरियाणा में सारी बातें की गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात की गई। जहां चुनाव होता है आप कहते हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अरे जहां आपकी सरकार है वहां 500 रुपए में सिलेंडर देकर क्यों नहीं दिखाते हैं आप? कश्मीर में कहते हैं कि मुस्लिम त्योहारों पर सिलेंडर मिलेगा, यूपी में कहते हैं हिंदू त्योहारों पर सिलेंडर मिलेगा। यूपी में तो आपकी सरकार है, लेकिन कहीं किसी को ना होली पर ना दिवाली पर एक्स्ट्रा सिलेंडर मिला है आज तक। लोग कब तक आपकी बात पर भरोसा करेंगे? महाराष्ट्र में आपने दुनिया भर की तोड़फोड़ की, एमसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट सिंबल के मामले पर फैसला नहीं दे रहा है, और आप वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करेंगे तो लोग कितना सुनेंगे और कहां तक सुनेंगे? हालत यह है महाराष्ट्र से। एक और बड़ी मजेदार खबर है, इसकी बहुत बड़ी कीमत हो या ना हो, लेकिन यह बताती है कि लोगों का दिमाग किस तरह से बदल रहा है। मयूर मुंडन नाम के एक व्यक्ति हैं जो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त थे और 2021 में उन्होंने मोदी जी का मंदिर बनवाया था। मतलब ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने भगवान मोदी जी का 2021 में मंदिर बनवाया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन बीजेपी वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। महाराष्ट्र में हालत यह है कि आपने एनसीपी से तुड़वाकर अजित पवार को ले लिया, आपने शिंदे को ले लिया, उद्धव ठाकरे शिवसेना से तुड़वाकर अब आपका अपना कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि उन पार्टियों से आए हुए लोगों को महत्व मिल रहा है, उन पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट मिल रहा है, और आपका अपना कार्यकर्ता पहले भी दरी बिछाता था, अब भी दरी बिछाया जा रहा है। आपकी चमक इतनी है कि अशोक तंवर चुनाव के एक दिन पहले पार्टी छोड़कर सीधे भाजपा के कार्यक्रम से कांग्रेस के कार्यक्रम में चले जाते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और आपका ये वक्त जो 2021 में आपका इतना दीवाना था कि आपके लिए मंदिर बनवा रहा था, अब वो आपकी पार्टी छोड़कर जा रहा है। अभी चुनाव की तारीख आने दीजिए, टिकटों की घोषणा करने दीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग पार्टी छोड़ छोड़कर इधर से उधर जाते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि कल ही राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में थे, कोल्हापुर गए थे, और कोल्हापुर में आप जानते हैं कि इस समय जो है कोल्हापुर का जो राज परिवार है, उसके जो अभी के जो रईसे हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार एमपी चुने गए थे। कोल्हापुर में बड़ा कार्यक्रम था, लखनऊ में हो चुका है, दूसरी जगहों पर हो चुका है, संविधान को लेकर बड़ा कार्यक्रम था कोल्हापुर में। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जब दी गई राहुल गांधी को, तो उन्होंने पहले अपने जूते उतारे, नंगे पांव वो मूर्ति हाथ में ली, और उसके बाद अपने भाषण में हमला किया। तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर पड़ी थी हवा से, जिसका विमोचन, जिसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
उन्होंने कहा कि जिन्होंने उसका विमोचन किया था, उद्घाटन किया था, उनकी नीयत खराब थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। कोल्हापुर में जिस कार्यक्रम में वो थे, जबरदस्त भीड़ थी। वहां ज्यादातर दलित, ओबीसी और इस तरह के लोग आए हुए थे। जो लोग कोल्हापुर के राज परिवार को जानते हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज का इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि इस देश में सबसे पहले दलितों को आरक्षण देने वाले, अधिकार देने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर के भी इस परिवार से अच्छे संबंध थे और डॉक्टर अंबेडकर का पहला पुतला जो जीते जी लगा था, वो कोल्हापुर में लगा था। कोल्हापुर अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी जगह है। वहां से थोड़ी दूर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला है, मैं उस किले पर मैं गया भी हूं। और कोल्हापुर आप जानते हैं गोविंद मानसरी की भी भूमि है, जिनकी हत्या कर दी गई थी। आरोप यह है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और इसके द्वारा फैलाए गए झूठ के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने पतली सी किताब लिखी थी, छत्रपति शिवाजी कौन थे, जो बेहद पॉपुलर किताब है। उनको मार दिया गया था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी का वहां जाना एक बहुत बड़ा कदम है, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर जबरदस्त बात की। मजेदार बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पर हमला करने के अलावा, कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें करने के अलावा और गांधी परिवार पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हरियाणा का चुनाव निपट गया, जम्मू और कश्मीर का चुनाव निपट गया। होना तो यह चाहिए था कि महाराष्ट्र का चुनाव भी इसके साथ ही हो जाता, लेकिन लगातार उसको टाला जा रहा है। खबरें यह आ रही है कि नवमी के दौरान ही किसी दिन महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और उसके पहले ये सारी घटनाएं जो मैंने आपको बताई, वो साफ साफ इशारा करती हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए बहुत चांसेस नहीं है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।